हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज हम एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जो कि है इकोलॉजी। ठीक है। और उसका जो पहला चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी क्लास 12th का 13th चैप्टर है, जिसका नाम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन है। ठीक है। हम वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो गाइज, एक चीज तो हमें अभी तक समझ में आ गया है कि जो अर्थ है ना, जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, वो बहुत ही डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है ना। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, है ना। तो हम आज देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कैसे आपस में रिलेटेड है। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे एक वर्ड को जो कि है इकोलॉजी। क्या मतलब है इकोलॉजी का? सो बेसिकली गाइस, इकोलॉजी एक इकोसिस्टम है ना। अब ये 4 लेवल्स पे, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे, है ना। तो 4 लेवल पे इससे हमें कंसर्न होना चाहिए। और इकोलॉजी क्या है? जो इंटरैक्शन हो रहा है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, है ना। अलग अलग आपका जो फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट है उसके बीच में, है ना। तो वो एग्जैक्टली इसी के बारे में हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। और 4 अलग अलग लेवल्स कौन से हैं? पहला लेवल है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो अब ऑर्गेनिज्म लेवल पे विद इन दी ऑर्गेनिज्म भी बात कर सकते हैं और बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स की बात कर सकते हैं। फिर दूसरा है पॉपुलेशंस। ठीक है, किस हिसाब से पॉपुलेशंस इंटरकनेक्टेड हैं। तीसरा है कम्युनिटीज, है ना। तो कम्युनिटीज कैसे उनके बनते हैं। और चौथा क्या है? चौथा है बायोम्स। ठीक। तो ऑर्गेनिज्म सबसे छोटे वाले लेवल हो गया, है ना। उसके ऊपर पॉपुलेशन, फिर आई कम्युनिटी, और फिर वो और बड़ी होकर बन गई बायोम। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले कवर करेंगे कि ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट कैसे आपस में सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप बायोम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना, इस जैसे कि इस डायग्राम में दिया है ना, तो आप देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, जो कि ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, वो कैसे अफेक्ट करते हैं बायोम के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका प्रेसिपिटेशन है इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर है ना। इधर आप देख रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एनुअल प्रेसिपिटेशन, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन जैसे इधर बढ़ रहा है, तो आप आर्कटिक और एल्पाइन रीजन से कॉनिफेरस, टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और वैसे ही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इधर अगर आप देखेंगे तो आप आर्कटिक और एल्पाइन जो आपका पोलर रीजन है, उधर से आप डेजर्ट और ग्रासलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और अगेन दोनों बढ़ता जा रहा है, और आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट बनते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट के बायोम है वो बनते जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम लोकल थोड़ा बात करें, है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हर तरीके के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना गाइज, ये हमेशा अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। ठीक है। तो इनका सर्वाइवल हो, इनका रिप्रोडक्शन हो, इनके सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो, ये सारे क्या होते हैं? अडेप्टेड होते हैं। इन्वायरमेंट जो इनके सराउंडिंग में है वो कैसा है। ठीक। जैसे कि हम इवन शुरू से पढ़ते आए हैं कि हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है सन के अराउंड, और टिल्टेड है ना। तो जिस हिसाब से वो रिवॉल्व और रोटेट कराता है करता है, और जो टिल्टेड है उसके हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इंटेंसिटी लाइट की चेंज होती रहती है ना। और उसके हिसाब से अलग अलग सीजन बनते रहते हैं, है ना। अब उसके हिसाब से अलग अलग बायोम फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम
इंडिया की बात करें तो आपके जो मेजर बायोम्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, और फिर सी कोस्ट भी है ना? तो अब मतलब कि इंडिया में इतने सारे अलग अलग तरीके के हमें बायोम मिल गए। ठीक है, अब चलिए एक बार वापस से पूरे अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि अर्थ पे, है ना, लाइफ जो है कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो एक तो बहुत ही फेवरेबल हैबिटेट होते हैं। फेवरेबल हैबिटेट का क्या मतलब है? ऐसे हैबिटेट जहाँ का जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, सनलाइट, है ना, सॉइल का किस तरीके से बना हुआ है, वाटर किस हिसाब से अवेलेबल है ना, वो बहुत ही ऑप्टिमम है, और उसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्या इसका ये मतलब है कि एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अगर आप राजस्थान डेजर्ट में चले जाइए तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बट फिर भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स वहां पर होते हैं। आप अगर मेघालय में चले जाइए फॉरेस्ट में, तो वो बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाले रीजन है ना, बट फिर भी वहां पर एग्जिस्ट करते हैं हर तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स। आप एकदम पोलर रीजन पे चले जाइए जो बिल्कुल ही स्नो से हमेशा ढका हुआ है, पर्मा फ्रॉस्ट में है, जो है ना, परमानेंटली फ्रॉस्टेड है, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। आप थर्मल स्प्रिंग्स में चले जाइए, आप हाई माउंटेन टॉप्स में चले जाइए, आप एकदम डीप ओशन ट्रेंचेस में चले जाइए, हर जगह आपको किसी ना किसी फॉर्म में लाइफ मिलेगी, है ना। और इवन अगर हम हैबिटेट्स की बात करें तो हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, वो भी एक यूनिक हैबिटेट है बहुत सारे गुड बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रोब्स के लिए, है ना। तो हर जगह अपने हिसाब से ऑर्गेनिजम्स ने अडेप्ट कर लिया है खुद को। ठीक, अब बहुत सारे लेकिन एबायोटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। ठीक है, ये सारे ऐसे फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए वो हैबिटेट को सूटेबल बना देते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो बायोटिक है ना। बायोटिक मतलब पैथोजेंस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, प्रीडेटर्स हो गए, है ना, तो ये तो बायोटिक हो गए। और ए बायोटिक है मतलब कि आपके जो भी फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स हो गए, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, है ना। अब एक वर्ड आता है इसके बाद गाइस, नीश। ठीक, हमने बोला कि हर ऑर्गेनिज्म की ना एक डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस हैं जो वो टॉलरेट कर सकता है। ठीक, तो हमने बोला कि एक रेंज ऑफ ऑप्टिमम कंडीशंस हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है ना। एक पर्टिकुलर डाइवर्सिटी में वो रहता है जो जहां से वो सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करता है। ठीक, और वो ऑर्गेनिज्म एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है उस इकोलॉजिकल सिस्टम में। जब आप इन सारे कंपोनेंट्स की एक साथ बात करते हो, है ना, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? नीश। ठीक, तो नीश क्या है? ऐसा एक इकोलॉजिकल सिस्टम, है ना, ऐसा एक सिस्टम जिसमें कि वो हर तरीके का ऑर्गेनिज्म कहाँ पर हैबिट, उसका कहाँ पर हैबिचुएट कर रहा है, कहाँ पर उसका हैबिटेट है, कौन से वो रिसोर्सेज है जो वो यूटिलाइज कर रहा है, और किस तरीके से वो एक रोल प्ले कर रहा है उस एनवायरनमेंट में, है ना। ये जो पूरा आपका एक सिस्टम बन जाता है, इसको बोलते हैं नीश। ठीक, अब आते हैं हम फैक्टर्स के ऊपर। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? मेजर एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे। पहला जो आपका एबायोटिक फैक्टर है वो क्या है? वो है टेम्परेचर। ठीक है, अब गाइस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, क्या बोलते हैं? कि सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है क्या? टेम्परेचर। ठीक है, तो आप अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम बोलते हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो वेरी करता है। ठीक है, वो वेरी करता है और वो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सीजन्स बन जाते हैं, तो सीजन्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेरी करता है, वो डिक्रीज करता है। अगर आप इक्वेटर से
पोल्स की तरफ मूव कर रहे हो, है ना, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है। वैसे ही अगर आप प्लेन से माउंटेन्स की तरफ मूव कर रहे हो तो भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक। अब रेंज अगर देखेंगे टेम्परेचर की, है ना, तो सब जीरो से लेके जीरो के नीचे भी जा सकता है। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा, ठीक है, जैसे कि इवन 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जा सकता है। तो अगर पोलर एरियाज की बात कर रहे हैं तो सब जीरो में रहता है ना, जहाँ हमेशा बर्फ रहती है। और अगर आप ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा गाइस, इसके अलावा बहुत सारे यूनिक हैबिटेट्स भी हैं। ठीक है। यूनिक हैबिटेट्स मतलब आपके, मान लो थर्मल स्प्रिंग्स हो गए या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, है ना। तो यूनिक हैबिटेट्स ऐसे जो हैं, वहां पर ऐसी भी आपको टेम्परेचर की रेंज मिलेगी जो इवन 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। और वहां पे भी गाइस लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। वहां पर भी कुछ आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। तो अब बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर की रेंज तो बहुत ही ज्यादा वेरी करती है ना। और उसके हिसाब से अब क्या होता है गाइस, इसकी लाइफ भी वेरी करती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मैंगो ट्री जो होती है वो हम बोलते हैं कि जो बहुत ही ठंडे एरियाज हैं, है ना, वो जो टेम्परेट कंट्रीज हैं। ट्रॉपिकल रीजन में तो होता है, टेम्परेट कंट्रीज में नहीं होता, जैसे कनाडा, जर्मनी, ठीक है, उनमें नहीं होता। अब इसी का उल्टा क्या होता है, स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स कभी केरला के फॉरेस्ट्स में नहीं हो सकते, है ना। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस बहुत है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्यों है? क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, आपका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ना, इवन आपके जो एंजाइम की काइनेटिक्स है, वो क्या होता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा। जैसे हम बोलते हैं कि प्रोटीन, एंजाइम भी एक तरीके का प्रोटीन ही है, और प्रोटीन्स एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में एक्टिव होते हैं। अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, वो डीनेचर हो जाते हैं, है ना, वो काम नहीं करेंगे फिर। ठीक। तो बेसिकली आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसके एंजाइम्स के काइनेटिक्स, सब कुछ डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। ठीक। इसका क्या मतलब है कि एक तो ये सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गए, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही वाइड रेंज टेम्परेचर का टॉलरेट कर पाते हैं और वो थ्राइव भी करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं यूरीथर्मल। ठीक। अब कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में थ्राइव और सरवाइव करते हैं। ठीक है। तो एक तो ऑर्गेनिज्म हो गए जो टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज। दूसरे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? हु आर रिस्ट्रिक्टेड टू बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। ठीक। इनको क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। ठीक है। तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं, दूसरे जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रिस्ट्रिक्टेड है, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। ठीक है। अब गाइस दूसरा जो हमारा एबायोटिक फैक्टर है वो है वाटर। ठीक है। तो पढ़ते हैं वाटर के बारे में। अब अगेन जैसे हमने बोला कि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हम बोलेंगे कि वाटर का प्रेजेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, है ना। तो वाटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट ही की है वाटर में, और लाइफ इज अनसस्टेनेबल, है ना। लाइफ इज
अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। है ना? बट क्या वाटर हर जगह अवेलेबल है बहुत सारा? नहीं। डेजर्ट में आप जाएंगे तो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिट हो जाती है। बट उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो अडेप्टेड हैं कम वाटर के प्रेजेंस में सरवाइव करने के लिए। है ना? तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। है ना? तो आप जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास बहुत सारा पानी है, जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि ओशन में या आपके रिवर्स में या लेक्स में रह रहे हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि उनके पास बहुत सारा पानी है? नहीं, नहीं बोल सकते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं, उनको भी होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है वाटर की। है ना? तो सिर्फ वाटर का प्रेजेंस जरूरी नहीं है, वाटर की क्वालिटी भी मैटर करती है। अब व्हाट डू वी मीन बाय वाटर की क्वालिटी? इसका मतलब कि वाटर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, या जो पीएच है, ठीक है, क्या वो सही है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए? ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेसिकली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक, और हम बोलते हैं कि इसको सेलिनिटी, ठीक है, जो कि होता है पार्ट्स पर थाउजेंड के हिसाब से मेजर करते हैं। अब अगर हम इनलैंड वाटर की बात करें, इनलैंड वाटर बॉडीज गाइस ऐसी हो गई जिनका बेसिकली जहां जिनका की जो कि सराउंडेड है चारों तरफ से किसी ना किसी आप बोल लीजिए टेरेस्ट्रियल उससे, जैसे शोर्स हैं जहां पर, है ना, या जहां पर बेसिकली पूरा एकदम खुला नहीं है पानी। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे बॉडीज जो कि सराउंडेड है किसी न किसी टेरेस्ट्रियल पार्ट से, है ना, जैसे आपके इवन कनाल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, है ना, ऐसे सिस्टम। तो उनकी सैलिनिटी हम बोलते हैं कितनी होती है? 5 से कम। ठीक, वहीं अगर हम सी की बात करें तो सी की सैलिनिटी होती है 30 to 35। और ऐसे हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं जिनकी सैलिनिटी इवन 100 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि क्या इन इन सब में ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे आपको, इन सब जगह पर लाइफ मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। तो यहाँ पर भी गाइस दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं यूरी सलाइन। तो अभी हमने जैसे यूरी थर्मल पढ़ा था, वैसे ही यूरी सलाइन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रिस्ट्रिक्टेड है नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को, उनको बोलते हैं स्टेनोहलाइन। तो यूरी हेलाइन और स्टेनोहलाइन। ठीक, यूरी हेलाइन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और स्टेनोहलाइन ऐसे जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहीं थ्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है गाइस कि आपके जैसे फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, है ना, तो क्या फ्रेश वाटर एनिमल्स को आप अगर मरीन एनवायरनमेंट में डाल देंगे तो वो सरवाइव कर पाएंगे हमेशा? नहीं। बहुत सारे ऐसे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं जो कि लंबे टाइम तक नहीं सी वाटर में रह पाएंगे। और इसका उल्टा भी होता है, बहुत सारे ऐसे सी वाटर के एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर में नहीं रह पाएंगे। ये क्यों होता है? ये होता है उनके ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स की वजह से। तो बेसिकली गाइस ये समझिए ना कि हर एक्वाटिक एनिमल भी अडेप्टेड है कि वो किस टाइप के वाटर में रह रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप ये बोलिए कि आप एक पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल को अगर आप डेजर्ट में जाकर छोड़ देंगे तो नहीं सरवाइव कर पाएगा, है ना, क्योंकि अडेप्टेड नहीं है। वैसे ही आप अगर फ्रेश वाटर एनिमल को मरीन एनवायरनमेंट में डाल देंगे तो भी वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है किस हिसाब से फ्रेश वाटर में उसको अपना ऑस्मोटिक बैलेंस करना है, उसके लिए अडेप्टेड है।
और अगर वो बैलेंस चेंज होगा तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी रिलेटेड टू ऑस्मोसिस, जो कि वो नहीं फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटर। नेक्स्ट जो कंपोनेंट जो ये बायोटिक फैक्टर में पढ़ना है वो है लाइट। ठीक, अगेन गाइस हम बोलते हैं कि लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है, जो कि फूड के लिए डिपेंडेंट है लाइट के ऊपर। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ। वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, बट ये तभी पॉसिबल है जब सनलाइट अवेलेबल हो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो हमें इंपॉर्टेंस तो समझिए, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर हम फिर डिपेंडेंट है, सारे एनिमल्स डिपेंडेंट है ना। तो अगर आप ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो उनके लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, और हेट्रोट्रॉफ्स एनी विच वेज ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट है ना, फूड चेन पूरा बना हुआ है ऐसे ही। तो बहुत सारे गाइस, अगर आप छोटे प्लांट्स देखेंगे जैसे हर्ब्स और श्रब्स, और अगर आप फॉरेस्ट में देख रहे हैं तो होता क्या है कि ये अडेप्टेड है जो है लो लाइट कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ओवर शैडोड होते हैं टॉल ट्रीज से, है ना। तो वहां पर थोड़ा सा सीन चेंज होता है। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स जो है सनलाइट पे डिपेंडेंट है, उनको उनके फोटो पीरियोडिसिटी के लिए, है ना, जो कि फ्लावरिंग जिसके हिसाब से होती है। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स इस वजह से, नॉट जस्ट फॉर फूड बट अलग अलग फैक्टर्स की वजह से डिपेंडेंट है लाइट के ऊपर। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें सीजनल वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और ये सीजनल वेरिएशन कैसे हो रहा है? लाइट की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली उनकी फोरेजिंग, उनकी रिप्रोडक्टिविटी, उनकी माइग्रेटरी एक्टिविटीज, सब कुछ ये फोटो पीरियड के हिसाब से होती है। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन क्या है लाइट की, उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो वो भी डिपेंडेंट है ना। अब आपका जो अवेलेबिलिटी है लाइट का, वो किससे लिंक्ड है? टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि सन जो है ना, सन जो है वो सोर्स है दोनों का, टेम्परेचर मेंटेन करने का भी और लाइट पहुंचाने का भी, है ना। बट क्या ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है जहां पर लोगों को पता ही ना हो कि सन एग्जिस्ट करता है? आप चले जाइए एकदम डीप ओशन में, ठीक है, एकदम डीप ओशन मतलब 500 मीटर के और नीचे जाइए। ठीक है, तो अगर आप 500 मीटर से ज्यादा ओशन के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां तक सनलाइट पहुंचती ही नहीं है ना। और वहां पर जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि सन जैसा कुछ है। ठीक, बट जिनको पता है और जिनके लिए जरूरी है, उनके लिए एक और चीज बहुत मैटर करती है, और वो है स्पेक्ट्रल क्वालिटी, है ना। कैसे मैटर करती है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूवी कंपोनेंट जो है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो यूवी कंपोनेंट है स्पेक्ट्रम का, वो हार्मफुल है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना। वहीं पर सारे जो कलर कंपोनेंट्स हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है प्लांट्स के लिए। कौन से? मरीन प्लांट्स के लिए जो अंदर ओशन में रह रहे हैं। ठीक है, तो अगेन अलग अलग हिसाब से हैबिटेट्स बन गए हैं, अलग अलग हिसाब से इन्वायरमेंट बन गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन लाइट किस इंटेंसिटी में, किस ड्यूरेशन के लिए उस जगह पर पहुंच रही है, पहुंच रही भी है या नहीं पहुंच रही है ना। तो ये तो हो गया लाइट। लास्ट जो गाइस हमारा कंपोनेंट है ना, लास्ट जो एबायोटिक फैक्टर है वो है सॉइल। और सॉइल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बताइए क्यों? क्योंकि जब हम ऑटोट्रॉफ्स और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे, है ना, जैसे कि स्पेशली प्लांट्स, प्लांट्स के लिए सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनका हैबिटेट है ना। सारे प्लांट्स के लिए एंकरेज देना, है ना, उनकी स्टेबिलिटी देना, उनके लिए वाटर अब्सॉर्ब करना, बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करना, सब कुछ सॉइल से होता है। और फिर से सारे हेट्रोट्रॉफ्स किस पे डिपेंडेंट है? इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो जो नेचर और प्रॉपर्टी है सॉइल की, वो भी अगेन वैरी करती है अलग अलग हिसाब से। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वेदरिंग प्रोसेस कैसा है। तो गाइज ये तो आपको पता होगा कि सॉइल कैसे बनता है, रॉक्स के वेदरिंग के प्रोसेस से, है ना। तो
वो वेदरिंग प्रोसेस कैसा है, ठीक है। अब सॉयल ट्रांसपोर्टेड है या फिर सेडिमेंट्री है ना। सॉयल डेवलपमेंट बेसिकली कैसे हुआ है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि किस नेचर का, किस प्रॉपर्टी का सॉयल एक पर्टिकुलर एरिया में है। अब इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉयल के, जैसे कि सॉयल का कॉम्पोजिशन कैसा है ना, ग्रेन साइज कैसा है, ठीक है। तो परकुलेशन किस हिसाब से हो रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप के, है ना, किस टाइप के वहां पर ऑर्गेनिजम्स, किस टाइप की प्लांट्स, किस टाइप का वेजिटेशन एग्जिस्ट करेगा। तो आपका जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल का, उसका कॉम्पोजिशन, उसका ग्रेन साइज, है ना, उसका परकुलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब इसके अलावा पीएच क्या है सॉइल का, मिनरल्स कौन से हैं प्रेजेंट, है ना, टोपोग्राफी क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स को जब आप एक साथ कंसिडर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का वेजिटेशन वो सॉइल सपोर्ट कर सकता है, और उससे आपको पता चलेगा कि ये जो वेजिटेशन है वो किस टाइप के एनिमल्स की का प्रेजेंस सपोर्ट कर सकता है ना। इन द सेम वे इवन एक्वाटिक इन्वायरमेंट में आपका सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिन करता है कि किस टाइप का एक्वाटिक वेजिटेशन है वहां पर, और किस टाइप के बेंथिक एनिमल्स उस वेजिटेशन में सरवाइव कर सकते हैं और वही होंगे वहां पर, ठीक है। तो अगेन गाइस सॉइल भी उतना ही रिलेटेड है, और आप ये देख रहे हैं कि ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड है ना। सो गाइस इसके साथ ही हमने एबायोटिक फैक्टर्स कवर कर लिया है, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और गाइज अगर आप नए हैं चैनल को पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे अभी कमेंट में बताइए अगर क्या डाउट है, और मैं क्लियर करूंगी। और या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।